तो नारायण बच्चों, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। किसका? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। जो यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसी के अंडर कितने चैप्टर हैं? टोटल 4 चैप्टर हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको यस बढ़िया। हाँ तो ऑल सेट। चलो देखो, हम लोग कल जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे लोअर ऑर्गेनिजम्स में। क्या देख रहे थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे। किसमें? लोअर ऑर्गेनिजम्स में। ज्यादातर जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। ह्यूमन बींग्स हो गया, ह्यूमन बींग्स तो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रखा गया है। क्यों? अब ह्यूमन बींग्स को ना रखेंगे तो किसको रखेंगे? बैक्टीरिया को। चलो देखो, क्या है कि जो हमारा अभी पढ़ने वाले थे हम आज हम लोग पढ़ने वाले थे फिजन के बारे में। फिजन क्या होता है? तो जो हमारा कौन सा नाम है? फिजन। फिजन सुन करके आपके मन में से सबसे पहले आएगा वह है एमीबा बेचारा। क्यों? क्योंकि स्कूल टाइम से रटवा दिया गया है कि बाइनरी फिजन होता है एमीबा में। सही बात है, बाइनरी फिजन एमीबा में होता है। फिजन के केस में होता क्या है कि जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड कर जाता है। पेरेंट सेल क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है। ज्यादातर ये यूनिसेल्युलर के केस में देखा जाता है। फिजन मोस्टली किस में देखने को मिलेगा? यूनिसेल्युलर में। क्यों? क्योंकि पेरेंट सेल खुद क्या करता है? डिवाइड कर जाता है। ठीक, मोस्टली जो इसका एग्जांपल में आता है वो है कि एमीबा और बैक्टीरिया वगैरह इसके कॉमन एग्जांपल्स देखने को मिलता है। देखो बाइनरी फिजन में एक सेल, देखो एमीबा का तो स्ट्रक्चर बचपन से ही पढ़ते आए हैं, इरेगुलर स्ट्रक्चर है। सपोज ये एमीबा है तो जनरली अगर बाइनरी फिजन होगा तो यहाँ पर 2 एमीबा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। 2 एमीबा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ये तब है जब मतलब मान लो कि फेवरेबल कंडीशन है। बाइनरी फिजन देखो 2 बना, 2 मतलब बाइनरी, 2 मतलब बाइनरी। ये क्या है? बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन कब होगा? ये इन फेवरेबल कंडीशन। अगर मान लेते हैं कि फेवरेबल कंडीशन ना हो, अगर मान लेते हैं कि फेवरेबल कंडीशन ना हो, अगर फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन हो रहा है, अगर फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप यूग्लिना ले सकते हो, लेशमानिया ले सकते हो, परमिशियम ले सकते हो। देखो अगर मान लेते हैं कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन आ गया। अनफेवरेबल कंडीशन से एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं खाने की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई। देखो इसको ले सकते हो, क्या है? यूग्लिना हो गया, पेरिमीशियम हो गया, और एक ले सकते हो लेशमानिया हो गया। ठीक, लेशमानिया हो गया। देखो इसमें, चलो देखो अभी यार, हाँ इसको ही देख लो। अभी जो यूग्लिना है आपके, इसमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगा क्या होगा? प्लेन ऑफ डिवीजन होगा। मतलब किस प्लेन से वो डिवीजन करेगा, किस प्लेन से डिवीजन करेगा। चूंकि एमीबा का शेप खुद इरेगुलर है
उसमें इरेगुलर प्लेन ऑफ डिवीजन होगा। जैसे कि देखो जो एमीबा है, एमीबा में इरेगुलर प्लेन ऑफ डिवीजन होगा। प्लेन ऑफ डिवीजन होगा। जो पैरामीशियम और लेशमानिया है, जो पैरामीशियम और लेशमानिया है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि जिधर से लॉन्ग पार्ट होगा, जिधर से क्या होगा, लॉन्ग पार्ट होगा, उसी के तरफ से डिवीजन होगा। लॉन्ग पार्ट किसको बोलेंगे? जैसे कि मान लो कि अगर एक यूग्लिना का एग्जांपल लो, अगर मान लो कि यूग्लिना का क्या लो, एग्जांपल लो, ये एक सिंपल सा यूग्लिना है। सिंपल सा क्या है? यूग्लिना है। अभी देखो ये वाला जो हिस्सा है ये लॉन्ग पार्ट है, ये वाला ज्यादा लॉन्ग नहीं है। देख के ही लगता है कि ये वाला जो है लंबा लंबी है, ये ज्यादा लॉन्ग दिख रहा है एज कंपेयर टू देयर थिकनेस। उसके बाद फिर इसके बाद क्या होगा कि देखो इस तरीके से हार्ट शेप का ये क्या हुआ, पहले यहाँ पे सेल का डिवीजन हुआ। क्या हुआ? सेल का डिवीजन हुआ यहाँ पर, सॉरी सेल का डिवीजन कह रहे हैं, अभी आपको हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन समझा रहे हैं। यहाँ पर ये हुआ, जब इसका डिवीजन होगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा इस तरीके से, ना कि इस तरीके से हो जाएगा। ये लंबा लंबा हिस्सा में बटेगा। जैसे देखो ये एक मार्कर है, अगर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेंगे तो इसको ऊपर से लेकर ऐसे नीचे की तरफ काटेंगे। अगर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन नहीं था, लेटरल था, तो लेटरल मतलब इस तरीके से ऊपर से ऐसे ऐसे, अगर ऊपर से ऐसे काटा तो ये था लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे काटा तो ये था लेटरल डिवीजन कहलाएगा। देखो अब ये क्या है कि यूग्लिना में एक फ्लैजिला दिखाया हुआ है, एक लॉन्ग फ्लैजिला यहाँ पर आराम से दिखाया गया है। दो फ्लैजिला आप क्लियरली इसमें देख पा रहे हो, दो फ्लैजिला है, लेकिन एक लॉन्ग है और ये की छोटा सा स्मॉल फ्लैजिला है। उसके बाद इसमें क्या है, हाँ, न्यूक्लियस के बिना ऑर्गेनिज्म अधूरा है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। धीरे धीरे करके इसमें क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस होना स्टार्ट होता है। ये एक न्यूक्लियस था इसमें, अभी अगर मान लो कि इसको मिटा दो, एक इसको मिटा दो, इसी एक फिगर पे काम हो जाएगा। देखो ये यूग्लिना था, इसमें हो गया कैरियोकाइनेसिस। देखो ये था पेरेंट यूग्लिना, ये क्या था? पेरेंट यूग्लिना था। ये था उसका आगे का प्रोसेस, इसमें हो गया कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस का क्या हो गया? डिवीजन हो गया। उसके बाद धीरे धीरे चल करके आगे यहां पर होगा साइटोकाइनेसिस। क्या हो गया? ये साइटोकाइनेसिस हुआ। देखो लॉन्ग एकदम लंबे लंबे उल्ले निकले, ये हो गया यहां पर साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है सेल और काइनेसिस का मतलब बता चुके अभी डिवीजन। यानी कि अभी यहां पर क्या होगा कि उसके सेल्स क्या हो गए? अलग अलग हुए, साइटोकाइनेसिस हुआ। इसके जस्ट अभी थोड़ा सा आगे जाएगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा अपना एक अलग से दो डॉटर यूग्लिना हमारे पास रेडी हैं। पहले एक पेरेंट यूग्लिना था, उसमें एक न्यूक्लियस था। उसके बाद जाकर के यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस इसमें आया और फिर आगे चल के यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुआ, इसमें आगे चल के फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, थोड़ा सा आगे सेल बढ़ा। उसके बाद फिर दो डॉटर यहाँ पर, ये देखिए मेरा टू डॉटर यूग्लिना। यहाँ पर क्या देखने को मिला? दो डॉटर, एक ये डॉटर रहा
और एक ये डॉटर रहा, 2 डॉटर इग्लिना हमारे पास देखने को मिल गया यहाँ पर। देखो ये था बात फेवरेबल कंडीशन का। अगर ये यूनिसेलुलर इग्लिना था तो पेरेंट ही जो है 2 हिस्सों में क्या हो गया, आगे बट गया। ये पेरेंट था, ये पेरेंट था, यही 2 हिस्सों में बट गया। इस हिसाब से आगे चल करके ये भी 2 हिस्सों में बटेगा और ये भी 2 हिस्सों में बटेगा। यानी कि जो सिंगल सेल था उसका डेथ तो हुआ ही नहीं। अगर ये पेरेंट था तो क्या कहेंगे कि पेरेंट अब मर गया है? नहीं, पेरेंट की डेथ नहीं हुई। वो जो पेरेंट था उसी पेरेंट का यहाँ पर क्या हो गया है, डिवीजन हो गया। उसी पेरेंट का क्या हो गया यहाँ पर, डिवीजन हो गया है। और ये लेकिन इसको डेथ नहीं कहा जाएगा कि पेरेंट, अब पेरेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा, पेरेंट का एग्जिस्टेंस था। वही पेरेंट डिवाइड करके 2 डॉटर अमीबा में बन गया। यानी कि इसीलिए एनसीईआरटी कह रहा है कि यूनिसेलुलर आर इमॉर्टल, यूनिसेलुलर अमर है। ऐसा एनसीईआरटी कह रहा है कि यूनिसेलुलर की मृत्यु नहीं होती है। ये था फेवरेबल कंडीशन के बारे में, ये था फेवरेबल कंडीशन के बारे में। अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए, अगर कंडीशन क्या हो जाए, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन या फिर हार्श कंडीशन, देखो अनफेवरेबल कंडीशन या फिर हार्श कंडीशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अनफेवरेबल कंडीशन मतलब बहुत पानी पड़ रहा है, ये सब नहीं। अनफेवरेबल कंडीशन कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर मान लेते हैं कि एडवर्स टेम्परेचर हो सकता है, ठीक। दूसरा आप ले सकते हैं फूड स्कार्सिटी हो सकता है। फूड स्कार्सिटी भी एक अनफेवरेबल कंडीशन में आता है। एडवर्स टेम्परेचर हो सकता है, या फिर मान लेते हैं कि चलो एडवर्स टेम्परेचर या फिर एडवर्स इन्वायरमेंट हो सकता है। एडवर्स देखो एडवर्स टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर या तो बढ़ सकता है या तो टेम्परेचर घट सकता है। एडवर्स इन्वायरमेंट मतलब हो सकता है कि अभी सॉल्टी एरिया में पहुंच गए हो सकता है वो कुछ एसिडिक एरिया में पहुंच गए हो सकता है वो कुछ बेसिक एरिया में पहुंच गए हो, तो वो एडवर्स इन्वायरमेंट, उनका इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, उनका साथ नहीं दे रहा है। फूड स्कार्सिटी हो सकता है कि आसपास अभी खाने की कमी हो, जब खाना ही नहीं है तो उतने पे क्या करते हैं, रुके रहते हैं। उसके बाद क्या करता है कि जो ये अमीबा था, मान लेते क्या था ये, जो ये अमीबा था हार्श इनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अगर प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम एक मलेरिया का पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है। एग्जांपल लेते हैं अगर प्लाज्मोडियम का, देखो ये क्या है, मलेरिया का पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट। देखो हार्श कंडीशन में डोरमेंट बैंक में जाएंगे तो कभी कभी क्या होता है कि जो बैंक का कर्मचारी है वो क्या कह देता है कि अकाउंट डोरमेंट हो गया है, फ्रीज हो गया है, जिस वजह से आप ट्रांजैक्शन कर नहीं पा रहे हैं। तो उस यही डोरमेंट स्टेज में पहुंच जाता है। जो ऑर्गेनिज्म है अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाता है, वो डोरमेंट कंडीशन में पहुंच जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या करता है कि देखो जो अमीबा है अपना सूडोपोडिया, अपना क्या करता है, सूडोपोडिया क्या करता है, बाहर कर लेगा बेचारा, अब मतलब अंदर कर लेगा। सूडोपोडिया क्या होता है, सूडोपोडिया देखो सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट। मतलब उसके पास पैर नहीं है लेकिन पैर लाइक क्या है, स्ट्रक्चर है। अपने सूडोपोडिया को क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है। अमीबा का स्ट्रक्चर देखो ना कैसा है, वो ये जो दिख रहा है आपको कोना कोना निकला हुआ, इसी को सूडोपोडिया कहा गया है। जब कंडीशन अनफेवरेबल आ गया कि अब मतलब जीना बहुत मुश्किल है, फटाक फटाक अपना पैर अंदर कर लेगा, अपने आप को 3 लेयर के मतलब होता है ना कि एक आया है आजकल
2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसके पास 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। एकदम 3 लेयर में क्या करता है, अपने आप को बंद कर लेता है, सिस्ट बना लेता है। जैसे कि देखो 3 लेयर बनाएगा, एक लेयर ये, एक लेयर ये और एक लेयर ये, 3 लेयर बनाया। इस तरीके से सिस्ट बना लिया। जब सिस्ट बना लिया तो इसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। देखो क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन हो गया। यानी कि पहले वो सिस्ट बनाया आपने चारों तरफ, पहले अपने पैर क्या कर लिया, अंदर कर लिया। अब बाहर से क्या कर लिया, लेयर बना लिया, सिस्ट वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। इसी को इंसिस्टेशन कहा जाता है। जब आगे चल के कभी फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब आगे चल कभी क्या आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो जो उनका साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो और बैक्टीरिया है, सपोज ये बैक्टीरिया जो एमीबा था, ये एमीबा था, उसका साइटोप्लाज्म क्या होता रहता है, डिवाइड करते रहता है, डिवाइड करते रहता है। अब उसी के अंदर क्या हो गया, वो फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, अंदर छोटे छोटे एमीबा बन जाते हैं। अंदर छोटे छोटे क्या बनते हैं, एमीबा बनते हैं, जिसको बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर। इसके अंदर छोटे छोटे डिवीजन बनते रहता है, जिसको बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर। जो एमीबा था वो अपना पहले 3 लेयर का एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट एमीबा हुए, जिनको कहा गया सूडोपोडियोस्पोर। जब आगे चल करके फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब आगे चल करके क्या आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, उसमें से एमीबा क्या होंगे, रिलीज होंगे। इसी जो अब जो एमीबा रिलीज हुआ, इसको कहा गया स्पोरुलेशन, रिलीजिंग ऑफ माइन्यूट एमीबा। देखो क्या है पर स्पोरुलेशन क्या है, रिलीजिंग ऑफ माइन्यूट डॉटर एमीबा। पहले वो 3 लेयर का स्ट्रक्चर बनाया था। देखो 3 लेयर में जो बाहरी का लेयर है, इसको बोलते हैं एक्टोसिस्ट, इसको बोलते हैं मीजोसिस्ट, इसको बोलते हैं एंडोसिस्ट। चूंकि सबसे बाहर का लेयर है, इसी को सबसे फर्स्ट वॉर कौन झेलेगा, जो बाहर होगा। सबसे पहला गोली कौन खाएगा, जो फर्स्ट लाइन में खड़ा होगा। वैसे ही क्या है, सबसे पहली लाठी किस पे बरसेगी। सपोज के मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक स्पेशल कम्युनिटी है, कोई भी होता है, नाम नहीं लेते हैं, जो कि इंडिया गेट पर जाकर के और एंटी नेशनल स्लोगन्स को दे रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि मिलिट्री वाले अगर AK-47 से भूंज रहे हैं, तो सबसे पहले किसका भुंजिया बनेगा, जो आगे खड़े रहेंगे। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 3rd लेयर का बना हुआ है और बाहर से अगर मान लेते हैं कि एसिड गिर गया, तो कौन झेलेगा, ये फर्स्ट लेयर झेलेगा। बाहर से कोई बैक्टीरिया खाने आ रहा है, तो कौन झेलेगा, ये फर्स्ट लेयर झेलेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट लेयर को हार्ड होना पड़ेगा, बहुत हार्ड होना पड़ेगा, एकदम पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव, कि बाहर से अगर कोई तोप गोला भी मार दे तो सहे नहीं, है कि नहीं। तो जो फर्स्ट लेयर है, एक्टोसिस्ट है, ये बहुत हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव होता है। देखो एक तो बेचारा छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक। तो जब हम बोलते हैं कि हार्ड होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर पैर से चढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं। हार्ड का मतलब होता है कि वो केमिकल स्ट्रेस को लेकर बहुत एकदम क्या है, हार्ड है। उस पर अगर केमिकल वो आसपास का पड़ेगा तो उस पर कोई असर वगैरह नहीं पड़ने वाला है। मीजोसिस्ट बेचारा जो है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, क्योंकि हार्ड है ना, पहले वाला हार्ड था। उसके बाद जो अंदर वाला जो एरिया है, सेकंड स्ट्रक्चर बीच वाला, ये थोड़ा सा होता है सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। और एंडोसिस्ट के पास क्या होता है कि यही जो है, मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, इसको प्रोटेक्शन देता है। ये मेन हुआ कि ये जो है 3rd लेयर जो एंडोसिस्ट है, दिस प्रोवाइड
प्रोटेक्शन टू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो एक बात समझो, जो बाहर का लेयर है, जो क्या है, देखो अगर घर में बहुत गर्मी पड़ रही है, अगर बहुत गर्मी या ठंड पड़ रही है, तो बाहर का एनवायरनमेंट चाहे जो हो, बाहर का एनवायरनमेंट चाहे जो भी हो, लेकिन अंदर का हम एनवायरनमेंट मेंटेन रखते हैं। अंदर का एनवायरनमेंट क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। वैसे ही क्या है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर जो एमीबा है, एमीबा भले ही बाहर का कोई भी लेयर स्ट्रक्चर वो बनाए हुए हैं, लेकिन अंदर से तो वो बढ़िया सही रहता है। अंदर वो जो स्ट्रक्चर क्या रखा है, एकदम सेफ रखा हुआ है। अंदर जो है इंडोसिस्ट है, एकदम सॉफ्ट वाला है, और ये एमीबा का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या होगा कि जब ये सिस्ट ब्रेक होगा तो डॉटर एमीबा बहुत सारे क्या होंगे, रिलीज होंगे, और फिर वहां से उनकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल क्या होगी, शुरू होगी। ऐसा नहीं कि एकदम एक बार बन गया तो खत्म, नहीं, वहां से दोबारा वो खत्म होता है पूरा, फिर ब्रेक होगा और फिर वापस से नॉर्मल लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगा। फिर डॉटर एमीबा बनेंगे, फिर जा करके अगर उनके टाइम भी अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो वो भी क्या करेंगे, सिस्ट बनाएंगे, और सिस्ट बना करके फिर अपने आप को ढक लेंगे आराम से। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो सिस्ट ब्रेक होगा, सिस्ट ब्रेक होगा तो बहुत सारे डॉटर एमीबा रिलीज होंगे। जब डॉटर एमीबा बहुत सारे रिलीज होंगे तो उसको कहा गया स्पोरुलेशन, और जब सिस्ट बना था उसको बोला गया था इंसेस्टेशन। और जब बहुत सारे डॉटर एमीबा रिलीज हुए तो स्पोरुलेशन कहा गया, और फिर उनकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल क्या होगी, वहां से स्टार्ट हो गई। चलो नेक्स्ट का जो अभी है हमारा, अब है बडिंग। क्या है, बडिंग। देखो बडिंग क्या कह रहा है, जो नेक्स्ट है हमारा बडिंग। बडिंग क्या कहा जाता है कि इसमें क्या था कि जो पेरेंट एमीबा था, पेरेंट पीछे वाले में जैसे ग्लूटिना में जो पेरेंट ग्लूटिना था वो लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन कर गया था। क्या कर गया था, बंटवारा हो गया था। जो हमारे पास जो नेक्स्ट वन है बडिंग, देखो बडिंग क्या कह रहा है, बडिंग में छोटा सा ग्रोथ होता है। एक पेरेंट बॉडी है, जैसे कि देखो ये एक पेरेंट बॉडी है, तो यहां से एक छोटा सा क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक, और देखो चूंकि ये पेरेंट से क्या हुआ है, निकला हुआ है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर, तो इसका भी जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो जनरेशन होगा आने वाला, वो भी एकदम जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल पेरेंट की तरह होगा। किसकी तरह होगा, पेरेंट की तरह होगा। तो इसको भी क्या कहा जाएगा, क्लोन कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो हाइड्रा में, हाइड्रा में ये देखने को मिलता है बडिंग, हाइड्रा है, और क्या है, हाँ ईस्ट है। ठीक, ईस्ट हो गया। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा एकदम छोटा होता है, लगभग चावल के दाने के बराबर। कॉलेज वगैरह में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रा एक एनिमल में है, और ये ईस्ट एक क्या है, फंजाई है। सॉरी ईस्ट एक, हाँ ईस्ट फंजाई है। हाइड्रा के एनिमल की कैटेगरी में रखा गया। ठीक, देखो जो बर्डिंग, जो एनिमल में अगर बर्ड हुआ, एनिमल में अगर बर्डिंग हुआ तो वो हाइड्रा का एग्जांपल ले सकते हो। जो प्लांट वगैरह में बर्डिंग हुआ वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो भी ले सकते हो। ज्यादातर जो हाइड्रा है वो सॉल्ट वाटर में नहीं पाया जाता है, मतलब फ्रेश वाटर वगैरह। फ्रेश वाटर किसको बोलेंगे, जो नाली का पानी है वो भी फ्रेश वाटर के अंदर रखा गया है। सॉल्ट वाटर को छोड़ करके बाकी जितने भी वाटर है उसको फ्रेश वाटर में रखा गया है। थोड़ा बहुत एसिडिक वाटर को छोड़ दिया जाए तो नाली का पानी, घर का पानी, बाकी नदी, सोन वगैरह का पानी, ये सब भी क्या है, फ्रेश वाटर है। इसी के बीच एक आता है टोरुला स्टेज। किसमें आता है, ईस्ट में टोरुला स्टेज आता है। देखो क्या है,
टोरूला स्टेज। ठीक, टोरूला स्टेज क्या कह रहा है, कुछ ईस्ट जो है अपने आप में चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किस क्या बनाते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं राउंड सेल्स, उसी को बोला जाता है टोरूला स्टेज। देखो जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये मान लेते हैं कि एक ईस्ट है, क्या ये ईस्ट है, ये न्यूक्लियस है, ये पानी लाइक भरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, वैक्यूल है। जब और हाँ ये एक पेरेंट ईस्ट है। देखो उसके बाद अभी क्या होगा कि इसमें से छोटा सा क्या निकलेगा, पहले बर्ड निकलेगा, छोटा सा क्या निकलेगा, बर्ड निकलेगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। पहले देखो, पहले तो इसमें से छोटा सा आउटग्रोथ होगा, यहाँ पे ऐसा, ये ऊपर में देख रहे हो बर्ड निकला यहाँ पर। अब न्यूक्लियस के यहाँ पर क्या हो गया, डिवीजन, आधा न्यूक्लियस इधर गया, आधा न्यूक्लियस इधर आया। उसके बाद मान लेते हैं कि फिर क्या होगा, ये एक पेरेंट ईस्ट था, ये एक बर्ड निकला था, फिर एक और बर्ड यहाँ से निकल गया, फिर एक और बर्ड यहाँ से निकल गया, फिर एक और बर्ड यहाँ से निकल गया, फिर और बर्ड निकला, फिर और बर्ड, फिर और बर्ड। तो ये बना क्या, चेन लाइक स्ट्रक्चर। इसी को बोला जाता है टोरूला स्टेज। जब ईस्ट में जब राउंड चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसी को बोला जाता है टोरूला स्टेज। और फिर आगे चल के हर जो चेन है वो टूट जाएगा, हर बर्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और वो एक कंप्लीट ईस्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। समझे। इसके बाद नेक्स्ट एक आता है फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है बंटवारा। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, बंटवारा, या फ्रेगमेंट्स एकदम सेक्शन में बंटवारा हो गया। हो सकता है दो फ्रेगमेंट्स बने, या फिर हो सकता है दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स बन सकता है वहां पर। और हर एक फ्रेगमेंट, देखो जैसे कि मान लो कि ये एक जैसे कि मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक। अगर इसमें फ्रेगमेंट्स में अगर इसको बांट दिया गया, ठीक, 1 2 3 4 5, तो पहले तो ये सिंगल ऑर्गेनिज्म था, फ्रेगमेंट्स के रूप में बट गया, तो ये जो पांचों होगा, पांचों वापस से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ईच फ्रेगमेंट्स आर कैपेबल टू मेक देयर एंटायर बॉडी। हर फ्रेगमेंट्स जो है अपना एक टोटल ऑर्गेनिज्म बनने का कैपेबिलिटी उसमें होता है। अब देखो चूंकि एक ही फ्रेगमेंट से कट करके बने हुए हैं, तो क्या ये भी आइडेंटिकल होंगे, क्या एकदम सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह होंगे क्या। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एल्गी में अगर एग्जांपल लो फ्रेगमेंटेशन का, एल्गी में हो सकता है स्पाइरो वगैरह, स्पाइरो वगैरह हो सकता है। फंजाई में अगर एग्जांपल हो तो राइजोपस हो सकता है। ब्रायोफाइटा में मर्चेंटिया हो सकता है। मर्चेंटिया होगा, फिर रिक्सिया होगा। ये ब्रायोफाइट्स में एग्जांपल हो सकता है फ्रेगमेंटेशन के। जो अस्पाइरोगाइरा है, अस्पाइरोगाइरा का चलो अस्पाइरोगाइरा का एग्जांपल लेके देखते हैं। ये है अस्पाइरोगाइरा, ठीक। इसका जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होगा, पहली बात की जो इसमें क्लोरोप्लास्ट है वो ये देख रहे हो इसे घुमा हुआ, ये स्पाइरल शेप का है।
यहां पर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। ये एक न्यूक्लियस ले लो, ये स्पाइरोगैरा है। इसमें क्या होगा, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। और ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। यहां पर देखो, जो तीन मतलब यहां पर एक मान लो ऐसा, ये सेप्टम है, मतलब वीक पॉइंट है। वहीं से क्या होता है, ज्यादा टाइम क्या होगा, डिवीजन होगा। जब वहां से डिवीजन होगा, मान लेते हैं कि यहां से पॉइंट कटा दो, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, एक ये कट गया, एक ये कट गया, और एक ये कट गया। तो क्या तीन स्पाइरोगैरा को फ्रेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं क्या? हाँ, तीन स्पाइरोगैरा को फ्रेगमेंट्स देखने को मिल रहा है। और ये तीनों नया नया स्पाइरोगैरा क्या करेगा, बनाएगा। तीनों नया स्पाइरोगैरा क्या करेगा, बनाएगा। और मजे बात यह है कि देखो, जहां से मान लेते हैं कि हाँ कहीं हमारे हाथ में कट लग जाता है, तो वहां की सेल्स क्या होती है, थोड़े दिन बाद सूख जाती है। थोड़े दिन बाद सेल्स क्या होती है, सूख जाती है। तो यहां पर होता है नेक्रोसिस। यहां पर नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस का मतलब है कि जो सेल्स हैं, जो क्या है, सेल्स हैं, ओल्ड सेल्स या फिर डैमेज सेल्स, उनकी डेथ हो जाती है। वो मतलब कोई प्लानिंग के तहत उनकी डेथ नहीं हुई। अगर सेल्स कहीं कट लग गया तो, या फिर सेल्स कहीं डैमेज हो गया, तो उनका डेथ एकदम होना ही होना है। एपोप्टोसिस अलग होता है। एपोप्टोसिस में प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, पूरा एकदम मतलब मिल करके उस सेल्स की क्या डेथ करते हैं कि नहीं, अब ये हमारे काम का नहीं, अब इसको क्या कर दो, छोड़ दो। तो ये था फ्रेगमेंटेशन में। आगे एक रीजनरेशन। Each body part is capable to regenerate whole organism। देखो, छिपकली है, छिपकली की सपोज पूंछ कट गई या फिर पूंछ टूट गई, तो क्या हमारे घर में एक और नई छिपकली आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। अगर मान लेते हैं कि हमने नाखून काटा, हम नाखून काटे, और चूंकि हाथ में भी 10 उंगलियां हैं, पैर में भी 10 उंगलियां हैं, तो हमने 20 उंगलियों का नाखून काट लिया। तो क्या आगे आने वाले दिनों में मेरे घर पे क्या 20 मेरी तरह ऑर्गेनिजम्स घूम रहे होंगे क्या? नहीं। अगर मान लेते कि हम गए सैलून में, और सैलून में जाकर के बाल कटवाएं, तो बाल कटवाएं तो क्या जितने बाल हैं वो सभी से नया नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो रीजनरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट रीजनरेशन नहीं हुआ, वो मतलब मॉर्फोलैक्सिस नहीं हुआ। क्या हुआ? मॉर्फोलैक्सिस नहीं हुआ, एपिमॉर्फोसिस हुआ। देखो, रीजनरेशन में ऐसा देखो, जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन में दो है। एक है मॉर्फोलैक्सिस, एक है एपिमॉर्फोसिस। मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है कि हर एक सेल से क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स है। मॉर्फोलैक्सिस में क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स है। एपिमॉर्फोसिस में सिर्फ रिपेयरिंग है। देखो, जो मॉर्फोलैक्सिस है, मॉर्फोलैक्सिस ज्यादातर देखने को मिलता है प्लेनेरिया में और हाइड्रा में। इसमें देखने को मिलेगा आपको, प्लेनेरिया में देखने को मिलेगा और हाइड्रा में देखने को मिलेगा। इसका कॉमन जो एग्जांपल है लिजर्ड में देखने को मिलेगा। देखो, छिपकली की अगर पूंछ कट गई तो छिपकली नया पूंछ बनाती है, ना कि पूंछ में ही नया छिपकली बन जाता है। लेकिन जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाए तो वो वापस से नया प्लेनेरिया
बन जाएगा। या फिर जो हाइड्रा है, हाइड्रा का अगर छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाए तो वापस से क्या हो जाएगा, नया नया हाइड्रा बन जाएगा। एपीमॉर्फोसिस में सिर्फ बॉडी का रिपेयरिंग हुआ, छिपकली की पूंछ कट गई तो छिपकली ने क्या किया, अपने बॉडी का रिपेयरिंग करवा लिया। घर थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ हो गया तो घर का हम क्या करवा लेते हैं, रिपेयरिंग करवा लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये करवा लिया, क्या इसने सिर्फ अपनी पूंछ का क्या किया, रिपेयरिंग करवा लिया। देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करी जाए तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में वेरियस टाइप्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको कहते हैं जिनमें कि सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो बिल्कुल ही पेरेंट बॉडी से क्या होते हैं, एकदम जेरोक्स कॉपी होते हैं। जो कैरेक्टर पेरेंट का होगा वही कैरेक्टर क्या होगा आगे ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस मतलब देखने को मिलेगा। इसका फायदा और घाटा भी है। फायदा ये है कि अगर मान लेते हैं कि पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ अच्छे गुण हैं तो जो उसका आगे आने वाला ऑफस्प्रिंग होगा उसमें भी क्या होंगे, अच्छे गुण होंगे। लेकिन अगर कोई बीमारी वगैरह हो जाए, अगर कोई पेरेंट बॉडी में कोई बीमारी वगैरह अगर हो जाए तो सेम डिजीज आगे चल करके बच्चों में देखने को क्या होगी, मिलेगी। तो ये एक बेनिफिट और क्या है, मतलब प्रोसन कौन सा उसका, कि जो होगा वही सेम टू सेम आगे देखने को मिलेगा। लेकिन ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि जो आने वाला जनरेशन हो या फिर जो आने वाला जो भी लेवल का हो जनरेशन, उसमें थोड़ी सी क्या हो, इन्हेंसमेंट हो। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, मोबाइल का भी 1 जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, जिस तरीके से हुआ है। हम क्या चाहते हैं कि जनरेशन जो है हमेशा अपग्रेड होकर मिले। जनरेशन हमें कैसा होकर के मिले, अपग्रेड होकर के मिले। अपग्रेड होगा तभी तो हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे। अगर मान लेते हैं कि जनरेशन आया और अपग्रेड होकर के नहीं आया तो प्रॉब्लम है, अगर डिग्रेड हो गया तो और प्रॉब्लम है। अगर प्रेजेंट जनरेशन में कोई कमी है तो हम चाहते हैं कि जो अपकमिंग जनरेशन हो उसमें उसका कमी छिपा हुआ हो, या फिर कमी उसमें ये वाली ना हो, या फिर जो भी कमी है उसको हटाया जाए, या फिर उस कमी को क्या किया जाए, मिटाया जाए, और एक फ्रेश ऑफ स्प्रिंग उससे क्या किया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर लेंगे लोअर ऑर्गेनिजम्स में, देखो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म asexual reproduction इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम करते हैं पहला कोनिडिया के थ्रू। कोनिडिया क्या है, देखो इन सम फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म्ड। अगर कुछ फंजाई का एग्जांपल लें तो उसमें एक अलग से स्पोर बनता है जिसको बोलते हैं कोनिडिया, जिसको क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। और ये कोनिडिया एक स्पेशल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। देखो ये किससे बनता है, फंजाई में बनता है। In some fungi, spores are formed, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म, जिसको बोला गया कोनिडिया। ठीक, दिस कोनिडिया are formed on a special
स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कोनिडियोफोर, उसको क्या बोला जाता है? कोनिडियोफोर बोला जाता है। जो कोनिडिया का वॉल होगा वो थिक होगा। अगर वॉल थिक है, अगर मान लेते हैं कि बाहर का जो वॉल है वो थिक है, अगर दीवार मजबूत बनाएंगे तो वो हार्श कंडीशन में भी क्या कर पाएगा? सरवाइव कर पाएगा। वो एडवर्स कंडीशन में भी क्या कर पा रहा है? सरवाइव कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि पेनिसिलियम का ले लो। अगर जो पेनिसिलियम है, शुरू में जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था वो इसी पेनिसिलियम से बना था। इसमें जो वॉल ऑफ कोनिडिया ये थिक होता है, ठीक है, इसीलिए ये एडवर्स कंडीशन में या फिर मान लेते हैं कि कंडीशन अगर हार्श आ गया तो उसमें ये आराम से क्या कर पाता है? अपने आप को सरवाइव कर पाता है। तो ये था कोनिडिया का। नेक्स्ट आता है जूस्पोर के बारे में। देखो जो वर्ड है जू, इसका मतलब होता है एनिमल, ठीक। यानी कि ये जू किससे वर्ड मिलता जुलता है? एनिमल से। यानी और एनिमल्स क्या करता है? क्या एनिमल एक ही जगह पे रहते हैं क्या? नहीं, एनिमल के पास पैर है, वो एक जगह सही से नहीं शांति से बैठ सकता है। वो वहां रहेगा, वहां रहेगा, वहां रहेगा, पूरा घर क्या करेगा? घूमते रहेगा। तो ये जो है ये मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। जूस्पोर्स क्या होता है? ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है? मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। और ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। जूस्पोर्स में दो फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला क्या होता है? टेल लाइक स्ट्रक्चर, हेल्प करता है मूवमेंट वगैरह में या फिर डायरेक्शन चेंजिंग में हेल्प करता है। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसके पास जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है फ्लैजेला, उसकी वजह से उससे वो क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर मान लेते हैं कि एक लड़का है और एक लड़के हैं, पीछे से दो लंबे लंबे बम्बू बांध दिए गए या फिर 3-4 बम्बू क्या कर दिए गए? बांध दिया गया है। अब लड़का को कहा गया कि तुम जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ। अब बेचारा इस तरफ जा रहा है, तो अगर उसको मुड़ना है, इधर मुड़ना है, तो पीछे से बम्बू वाला क्या कर देगा? ऐसे कर देगा, वो अपने आप मुड़ गया। यानी कि बम्बू जिस साइड घूमेगा उसी साइड वो लड़का क्या कर जाएगा? डायरेक्शन में घूम जाएगा। उसी हिसाब से फ्लैजिला काम करता है। फ्लैजिला डायरेक्शन चेंज में क्या करता है? उसकी मदद करता है। वो पूंछ है, पूंछ इधर कर लेगा, उधर की तरफ वो घूम जाएगा आराम से। जूस्पोर्स हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। देखो जूस्पोर्स क्या हो सकता है? मे बी हैप्लॉइड, मतलब एन हो सकता है, और डिप्लॉइड 2n हो सकता है, ठीक। देखो हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, ये डिपेंड करता है कि जो उसका पेरेंट है, उसका पेरेंट का क्रोमोसोम क्या था। उसका पेरेंट का क्रोमोसोम हैप्लॉइड था कि डिप्लॉइड था। अगर इसका जो पेरेंट होगा, जो इसका क्या होगा? पेरेंट होगा। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल ऑफ क्लामाइडोमोनास का, ठीक। क्लामाइडोमोनास के पास जूस्पोर है, एग्जांपल ऑफ क्लामाइडोमोनास का। ठीक, अगर क्लामाइडोमोनास देखने में मिलता है यार, ये इसके पास डबल जूस्पोर देखने को मिलता है। देखो मतलब फ्लैजिला देखने को मिलता है। अगर एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास का, अगर इसके पेरेंट्स के पास अगर 2n था, अगर डिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम नंबर था, तो जो उसका जूस्पोर होगा वो भी डिप्लॉइड होगा। अगर इसके पेरेंट्स के पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर था, तो जो इसका जूस्पोर होगा वो भी हैप्लॉइड होगा। ना तो बात क्लियर है कि जूस्पोर हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा। देखो डिपेंड अपॉन प्लॉइडी ऑफ पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है।
जैसे मान लो कि एक हीरा है, हीरा कितना चमकेगा ये डिपेंड करता है कि उसको तराश कौन रहा है, तराशने वाला कैसा है। स्टूडेंट का आगे फ्यूचर कितना ब्राइट होगा डिपेंड करता है किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। दीवार सीधी होगी कि टेढ़ी होगी डिपेंड करता है कि मिस्त्री किस हिसाब से जोड़ रहा है। पुल आज गिरेगा कि पुल कल गिरेगा डिपेंड करता है कि इंजीनियर ने कितना मटेरियल डाला हुआ है कि नहीं। मान लेते हैं कि कॉलेज को नैक A+ मिलेगा कि B+ मिलेगा कि C+ मिलेगा कि मिल भी नहीं करके डिपेंड करता है कि उस कॉलेज का पीछे का मतलब बैकग्राउंड कैसा है, उसका किस तरीके से बिहेवियर रहा है। नहीं तो पता चला कि कल नैक का टीम आने वाला है और 2 दिन पहले उसका पुताई खत्म हुआ है, अभी रोड बना है कॉलेज में, कुछ भी नहीं किया है, तो नैक वाला BA ना देके जाएगा। उसी हिसाब से क्रोमाइडोमोनास में जो उसका जूस्पोर का जो प्लॉइडी है 2n होगा कि n होगा, ये डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स के पास कौन सी प्लॉइडी थी। अगर पेरेंट 2n था तो उसका जूस्पोर 2n होगा, अगर पेरेंट n था हैप्लॉइड था तो उसका जूस्पोर क्या होगा, n होगा। अगर नैक A लेना था तो बहुत पहले से कॉलेज का बढ़िया बना के रखना था, तो बढ़िया है। इस तरीके से फिर काम हो रहा है। तो ये था जूस्पोर के बारे में। अभी थर्ड में आता है गेम्यूल्स के बारे में। जो गेम्यूल है, देखो गेम्यूल क्या कह रहा है, स्पॉन्जेस के केस में रहते हैं। स्पॉन्जेस के पास एक स्पेशल सेल होते हैं जिसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। जिसको क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स जो है फेवरेबल कंडीशन में गेम्यूल्स बना लेते हैं। स्पॉन्जेस के पास पहले से स्पेशल सेल्स होते हैं। स्पॉन्ज देखो, जो स्पॉन्ज है इसके पास स्पेशल सेल है जिसको क्या बोला जाता है, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स बनता है ये जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, सर मतलब जब कंडीशन फेवरेबल है, जब कंडीशन क्या है, फेवरेबल है, तो क्या बना लेता है, गेम्यूल बना लेता है। और हाँ, जो ऑर्गोसाइट्स है वो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में वो बेचारा अपने आप को क्या करता रहता है, बनाते रहेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या करता है, बॉडी के बाहर उसको रिलीज कर देता है। जब बॉडी के बाहर रिलीज कर देगा तो फिर वहां पे कुछ बढ़िया सा अगर जगह मिल गया, पानी वाला इन्वायरमेंट, तो वहां पे मिलेगा। जैसे कि स्पॉन्जेस में फेमस एग्जांपल है साइकोन का। देखो साइकोन का एग्जांपल लेंगे। साइकोन एक फ्रेश वाटर है। साइकोन क्या है, एक फ्रेश वाटर क्या है, स्पॉन्ज है। फ्रेश वाटर मतलब ऐसे ही नदी वगैरह में मिल जाएगा आराम से आपको। उसके बाद एक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये प्लांट्स को लेकर के कहा गया। ये लास्ट होगा हमारा। देखो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आज का लास्ट होगा, अभी आगे तो बहुत पढ़ना है, बडिंग, स्टोलोन वगैरह बहुत पढ़ना है। रूट है, ट्यूबर्स है, सकर्स है, सब पढ़ना है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी को कहा गया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब देखो आपको स्टेम से पूरा प्लांट बना करके देंगे, लीफ से पूरा प्लांट बना करके देंगे, रूट से पूरा प्लांट बना करके देंगे। यानी कि इसमें आपको सीड का जरूरत नहीं है। स्टेम जैसे कि शुगर केन हो गया, स्टेम से बना करके दिया। पोटैटो हुआ, स्टेम से बना करके दिया। ब्रायोफिलम हो गया, लीफ से बना करके दिया। अगर रूट से बनाना है तो आप ले सकते हो, जैसे स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद कहते हैं। तो जो ये भी है, ये सभी एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंडर में आते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो नया प्लांट बनाया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू बनाया, तो वो हमने ऐसे ही बनाया, बीज उसमें
डाला नहीं। जब सीड डाला नहीं, जब रिप्रोडक्शन उसमें हुआ ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही बन गया, तो जो आने वाला ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, सभी पेरेंट्स वाले फीचर आएंगे। जो पेरेंट्स में फीचर था वही फीचर इसमें क्या होगा, आएगा। जैसे मान लेते हैं एक आम का पेड़ है, एक है आम का पेड़ है। अगर आम का पेड़ है और उसके जो फल हैं वो बहुत दम मतलब लग रहा है कि बस चीनी में डुबाया हुआ है, एकदम मीठा है। अगर उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाएगा तो जो आने वाले नए पेड़ होंगे उन सभी के जो फल होंगे वो भी एकदम मीठा मीठा होगा, एकदम पूरा एकदम। अगर उस प्लांट में मान लेते एक आम का पेड़ है और कहा गया कि जो ये आम का पेड़ खा रहा है, मतलब आम जो खा रहा है उसमें क्या होगा कि जो टीबी की डिजीज है वो खत्म हो जाएगी उससे। तो उसका क्या किया जाएगा, फटाफट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके उससे हजारों प्लांट बना लिए जाएंगे और उसका हर एक जो प्लांट बनेगा उस पे जो फल लगेंगे वो सभी फल टीबी की डिजीज को क्या कर रहे होंगे, क्योर कर रहे होंगे। या फिर मान लेते हैं एक नीम का पेड़ है, कोई स्पेशल ऐसा नीम का पेड़ मिल गया कि हाँ जिससे ब्रश करने पर, जिससे दांतों करने पर क्या हो रहा है कि कैंसर के रोग क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलेगी तो क्या करेगा, नीम का पेड़ काट लेगा नहीं। और नीम का पेड़ काटेगा नहीं, वो क्या करेगा कि उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाएगा और उससे लाखों पेड़ क्या करेगा, वो बना लेगा। अब जब लाखों पेड़ बन जाएंगे तो उस पेड़ से क्या करेगा, वो मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करेगा। मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर उससे क्या होगा, कैंसर के पेशेंट्स को क्या किया जाएगा, क्योर किया जाएगा। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी तो है। मान लेते हैं एक पपीता का पेड़ है, वो एकदम बहुत अच्छा खासा फड़ा, तो उसमें भी कर सकता है वो। आगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हर प्लांट्स में नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे ऐसे कुछ प्लांट्स भी हैं जिनमें कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब ऐसे देखो मान लेते हैं कि किसका एग्जाम्पल लो, ग्रेप्स का। मान लेते हैं कि जो अंगूर है, ग्रेप्स है, ग्रेप्स कुछ ऐसा हमने बनाया, मतलब कुछ एक्सेप्शन के साथ प्लांट निकल गया कि जिसका जो ग्रेप्स है एकदम मतलब बढ़िया, एकदम मतलब मस्त मीठा लग रहा है ग्रेप्स। तो क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू उसके बहुत सारे प्लांट निकालेंगे और वही मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो इस हिसाब से क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ये बेनिफिट है कि सेम कैरेक्टर जो पेरेंट वाला है वो पास होगा किसमें, ऑफस्प्रिंग में। इसका एक खराब आदत ये है कि अगर पेरेंट वाले में कोई डिफेक्ट था तो सेम डिजीज भी क्या जाएगा, ऑफस्प्रिंग में आगे वो पास होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि वो जो प्लांट था एक बहुत बढ़िया एकदम ऊख का पेड़ ये थी हमने लगाया, अंगूर का पेड़ लगाया। अब वो अंगूर का पेड़ क्या कर रहा था, फर नहीं रहा है, खाली एकदम पत्ता पत्ता लत्तर पलत्तर हो जा रहा है। तो उससे जो भी अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके प्लांट निकालेंगे तो खाली लत्तर पलत्तर होगा, फरेगा ही नहीं। आम का पेड़ लगा लिया एक ठो कि खाली फर भी नहीं कर रहा, खाली फूल आ जा रहा है, उससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके निकालेंगे तो खाली फूल ही निकलेगा, फरहान है ये, फर भी नहीं करेगा वो। तो इस हिसाब से क्या होगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक तरीके से बेनिफिशियल भी है और एक तरीके से क्या होगा, हेल्दी भी है हमारे लिए। अगर वो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस उसका पेरेंट जो है नहीं सह पा रहा था, तो जो उसके आने वाले ऑफस्प्रिंग है वो भी शायद 5 डिग्री नहीं सह पाएगा, 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो दो तरीके के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बनाया गया है, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कितने तरीके के हैं, एक है आर्टिफिशियल है और एक है नेचुरल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम लोग कल देखेंगे। फिलहाल अभी इतना ही पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या था हम लोग कल यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।